Hello dear students, good morning. Once again I welcome you all on my channel. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में रीड क्लासेस के लैंग्वेज फर्स्ट के लिए इंग्लिश में। आज मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया था उस चीज़ को आपने अच्छे से देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा और उसको इंटरप्रेट करने के बाद में, उसको अच्छे से समझने के बाद में जब आप इस टॉपिक के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट हो रही है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ कोरिलेट हो रही है। मैं इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि नाउन के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें जनरलाइज की थी। व्हाट इज़ नाउन? ऑल द नेमिंग वर्ड्स। नंबर 1, व्हाट इज़ नाउन? आइडेंटिटी। एंड नंबर 3 मैंने बताया था व्हाट इज़ नाउन, तो हमने डिस्कस किया था, समझा था और उस चीज़ को इंटरप्रेट भी किया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन इमोशंस एंड आइडियाज़ एज वेल एज। अगर वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है तो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो रीड के लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, उसी पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने इस प्रकार है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर काम में आएगा वो प्रोनाउन होता है। बट इसको लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे सामने होती है। अब नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए। हम प्रोनाउन का जब किसी से डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने छोटी सी चीज़ निकल करके आती है कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ में आ गया तो उसके लिए हमारे पास कुछ लिमिटेड वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके अलावा हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास में नाउन की डेफिनेशन है, वो सारे शब्द, वो सारे आइडियाज़, वो सारी आइडेंटिफिकेशन जो किसी नाउन को रेफ़र करती है, हमें ये बताती है कि हाँ ये चीज़ क्या है, उसको हम पहचान पाते हैं। अब उन सभी वस्तुओं का नाम ना लेकर के, उन भावनाओं का नाम ना लेकर के, उन व्यक्तियों का नाम ना लेकर के, उन स्थानों का नाम ना लेकर के हम उनकी जगह पर जो भी शब्द काम में लेंगे टू मेक लिसनर अंडरस्टैंड, सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए, वो सारे के सारे शब्द जो नाउन की जगह पर काम में आए हैं वो सभी प्रोनाउन का स्थान लेंगे। अब वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लेकर के हमारे लिसनर को इंटरप्रेट करने के लिए काम में आते हैं, तो हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे, चीज़ें समझ में भी आएगी। आप देखना, नंबर 1 जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब द वर्ड विच इज यूज्ड पर्सनली फॉर एनी काइंड ऑफ नाउन। नाउन के किसी भी प्रकार के लिए जो शब्द पर्सनली यूज में आ रहा है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसके लिए आप ये देखिए, मैंने छोटी सी आपको टेबल बनाई है, उसको हमें देखना है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे वर्ड्स किसी न किसी नाउन के लिए यूज में आते हैं और हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स यूज में आ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज में आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? इन इंग्लिश वी हैव टू स्टडी 3 persons। देयर आर 3 person इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ एंड यू आर लिसनिंग मी, तो आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मेरे श्रोता हैं और मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं आपका वक्ता हूँ, स्पीकर हूँ। वक्ता होता है वो हमेशा अपने लिए आई बोलता है, जैसे मुझे मेरे लिए आई बोलना है। मेरे साथ में अगर कोई एक व्यक्ति और आ जाएगा और हम दोनों मिलके बोलेंगे तो हम हमारे लिए वी बोलेंगे। तो आपको समझना है आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, उसे हम बोलते हैं लिसनर। लिसनर एक ही है, यू। उसके बाद जो बच गया ही, शी, इट, दे, वो सारे थर्ड पर्सन हैं। अब ये सारे किसी न किसी व्यक्ति के लिए तो काम में आए हैं, किसी वस्तु के लिए काम में आया है। इट काम में आता है वस्तु के लिए, जानवर के लिए काम में आता है, और हमारी इनर हर्ट फीलिंग्स, इनर कॉन्शियस फीलिंग के लिए भी इट काम में आता है। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। किस रूप में आते हैं? सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इन सभी का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ये भी हमारे पास अगर डाउट है ये तो आप देख लीजिए। आई का ऑब्जेक्ट मी बनना है, वी का अस को बनना है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम होगा। ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाइएगा। समझ लीजिए, अगर कोई राम है तो उसके लिए हम ही लिखेंगे, और कोई सीता है तो उसके लिए हम शी लिखेंगे। अगर कोई एनिमल है तो उसके लिए हम इट लिखेंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए, एक चाइल्ड है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। जब हम किसी बच्चे की बात करते हैं, जब हम किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, जब हम किसी टीचर की बात करते हैं, जब भी हम किसी ऐसे जेंडर की बात करते हैं, देयर वी आर नॉट कन्फर्म द जेंडर इज़ इधर अ मेल और अ फीमेल। मैंने कहा कि यस्टरडे आई मेट विद अ टीचर, मेरी एक शिक्षक से मुलाकात हुई। अब वो शिक्षक लड़का था या लड़की थी, पुरुष था या महिला था, ये हमारे सामने क्लियर नहीं है। ए चाइल्ड इज़ क्राइंग, एक बच्चा रो रहा है, लड़का है या लड़की हमें नहीं पता। ए बेबी इज़ क्राइंग, एक बच्चा रो रहा है, बेबी को बोला मैंने, लड़का है या लड़की हमें पता नहीं है। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे सामने जेंडर क्लियर नहीं हो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हमारे सामने क्लियर नहीं होता है, तो हम उसके लिए भी इट काम में लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इट हमेशा निर्जीव नॉन लिविंग चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए काम में आता है। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है और सुनी भी है कि जब पढ़ाते वक्त या सुनते वक्त, किताबें पढ़ते वक्त हम ये चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं कि इट का यूज़ या तो नॉन लिविंग के लिए या फिर इट का यूज़ होता है किसी जानवर के लिए। लेकिन नहीं, जब हमारे सामने चीज़ें क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो कि वो पुरुष है या महिला है, तो भी हम उस जेंडर के लिए इट काम में, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, इट। ए चाइल्ड इज़ वीपिंग, इट इज़ मिसिंग इट्स मदर, ये अपनी माँ को मिस कर रहा है। ये क्लियर हो गया हमारे सामने कि बच्चे के लिए हमने इट यूज़ में लिया है। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। सेकंड प्रोनाउन के लिए पजेसिव प्रोनाउन, मैं 1 to 1 आपको समझा रहा हूँ, इजीली आप इस चीज़ को समझें कि व्हाट द मीन ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी अधिकार को शो करता हो। तो इसी टेबल में हमने देखा कि आई मी के बाद जब मैं बात करता हूँ पजेसिव की, तो वो माइन बनता है। वी अस के बाद में बात करता हूँ तो पजेसिव प्रोनाउन आर्स, योर्स, हिज, हर्स। हाँ, ये ध्यान रखें, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो अपने को नहीं, इस चीज़ को ध्यान में नहीं देना, ठीक है ना। एग्जाम में आए तो आप इस चीज़ को क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो दे का पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स। इसको हमें देखना है। अब नाउन की एक विशेषता ये भी है, आप कई बार आप लोग कहते हैं मेरा, जैसे मैंने बोला है शी इज़ माई सिस्टर, और मैंने बोला दिस बुक इज़ माइन। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर, कई स्टूडेंट्स के बारे में ये भ्रांतियाँ भी होती है कि सर माई का मतलब मेरा और माइन का मतलब भी मेरा होता है। ऐसा कतई नहीं होता है। होता क्या है, माई का मतलब मेरा और माइन का मतलब मेरा ही। व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग पोजेशन ऑन समथिंग, जब किसी चीज़ पर हमारा स्ट्रांगली पोजेशन होता है। देखो भाई, मैं हर चीज़ आपको बता देता हूँ क्लियरली। मैं तो आपको एक बार बता रहा हूँ, आपको 10 बार देखना है, 10 बार सुनना है और समझना है, अगर चाहते हो खुद के लिए तो, और नहीं चाहते, नहीं समझना, तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपको एक चीज़ बाद में क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके दिमाग में चलता है कि माई का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब भी मेरा, वो नहीं होता। माइन मीन्स मेरा ही और माई मीन्स मेरा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी प्रोनाउन आता है तो वो अपने साथ में, प्रोनाउन आता है वो अपने साथ में किसी प्रकार की किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए नहीं आता है, क्वालिफाई करने के लिए नहीं आता, उसके अर्थ में इजाफा करने के लिए नहीं आता। लेकिन ये जो माई है वो सिस्टर के साथ लगा हुआ है। अगर मैं सिस्टर को हटा दूँ तो ये सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट। इट मीन्स ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर माइन के साथ में मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ और केवल फुल स्टॉप है, तो भी तो अर्थ कंप्लीट हुआ ना। तो क्या क्लियर हुआ हमारे सामने कि प्रोनाउन अकेला आता है और अपना अर्थ पूरा दे करके जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव आएगा तो अपने साथ एक संज्ञा लेकर के आएगा और उस संज्ञा की वो विशेषता बताएगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से सारे के सारे हमारे पजेसिव प्रोनाउन काम में आएंगे। इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। इनका जब भी यूज़ करेंगे तो इनके साथ में हमें किसी प्रकार की अतिरिक्त संज्ञा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है और इनका अर्थ होता है मेरा ही, हमारा ही, तुम्हारा ही, उसका ही। कोई फीमेल जेंडर है तो उसका ही, और बहुवचन करता है तो उसके लिए आएगा देयर्स, के लिए उनका है। क्लियर हुआ।
अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन? मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में बता दिया था। इन माय वेरी फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग जस्ट ऑब्जर्व, नोटिस योर टाइटल। टाइटल को देख लीजिए, पॉइंट को देख लीजिए। पॉइंट ये बोलता है रिफ्लेक्स, इट मीन्स कुछ रिफ्लेक्ट होना। तो जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाए, मैं कोई कार्य करूँ, उसका करने वाला भी मैं और परिणाम, उसका रिजल्ट वो भी मुझे ही मिल रहा है, तो उस वक्त रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। किस प्रकार से काम में आता है वो भी आप देख लीजिए। मैं ये बोलूँ मैंने मेरी ज़िंदगी खुद बनाई है भाई, मैं ये बोलता हूँ किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, मैंने खुद ने अपना काम किया, खुद ने लाइफ बनाई है, इसका मतलब बनाने वाला कौन? मैं। किसकी बन रही है? मेरी बन रही है। तो मैं क्या बोलूँगा? आई मेड माई लाइफ माई सेल्फ। मैं कहूँ मैंने मेरी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर ली, बर्बाद करने वाला कौन? मैं। किसकी लाइफ बर्बाद हुई? मेरी। तो मैं क्या बोलूँगा? आई स्पॉइल्ड माई लाइफ माई सेल्फ। मैंने ज़िंदगी अपनी स्वयं बर्बाद कर दी। इसका मतलब ये तो आप क्लियर हो चुके हो कि माई सेल्फ का मतलब मैंने खुद, आवर सेल्फ का मतलब हमने खुद, योर सेल्फ और योर सेल्फ। हाँ, ये यहाँ पर 2 बार यूज़ में आएगा। 2 बार क्यों आएगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यू एक लिसनर होता है, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, यू ऑल आर माई लिसनर्स, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। हो सकता है कोई विद्यार्थी अकेला देख रहा हो तो मैं अकेले को यू बोलूँगा, और आप सभी देख रहे हैं तो आपको भी मैं यू बोलूँगा। तो यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ में आता है। तो जब हम सिंगुलरली किसी से बात करें, यानी एक वचन के रूप में बात करते हैं, योर सेल्फ बोलते हैं, और अगर किसी को हम बहुवचन के रूप में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? योर सेल्फ्स बोलेंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे रिटन इंग्लिश के लिए हम योर सेल्फ्स भी काम में ले सकते हैं और योर सेल्फ भी काम में ले सकते हैं, जब तक कि हमें इनको यूज़ में लेने की कोई प्रॉपर वजह नहीं दी गई हो। बोथ आर करेक्ट। हिमसेल्फ उसने खुद, हर सेल्फ एक महिला है, उसने खुद, इटसेल्फ किसी जानवर के लिए, किसी निर्जीव वस्तु, जैसे कि दिस कंप्यूटर स्टार्ट्स इटसेल्फ, ये कंप्यूटर खुद ब खुद शुरू हो जाता है, तो इटसेल्फ काम में ले लिया। और देमसेल्व्स उन्होंने को। तो इस प्रकार से ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो देखना आप। मैंने लिखा है आई स्पॉइल्ड माई लाइफ माई सेल्फ। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक वर्ड यूज में आया है आई। आई के लिए सीधा अपन ने क्या काम में लिया है? माई सेल्फ काम में लिया है। उसी तरह से ही वर्कड हिमसेल्फ, हमने ही के लिए हिमसेल्फ काम में लिया। लेकिन एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में जब एरर अगर आपसे पूछा जाए तो एरर के रूप में हम ये देखते हैं कि वो कई बार हिमसेल्फ की जगह क्या करता है? वो हरसेल्फ लगा देता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है? ही। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स इसे क्रॉस करना पड़ेगा, ये सही नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ही के लिए हिमसेल्फ आएगा, शी के लिए हरसेल्फ आएगा, दे के लिए देमसेल्फ काम में आना है। अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमारा इन चारों में से लास्ट प्रोनाउन है, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। अगर आपको रेफ्लेक्सिव समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन ऑल्सो। एम्फेटिक क्या है? एम्फेटिक का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ पर जोर देना। अब आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने नॉर्मली बोला ना, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने। मैंने कहा मैंने मेरी लाइफ स्वयं बर्बाद की, मैंने ये सब्जी स्वयं बनाई, मैंने स्वयं अपने खेतों में काम किया। अब इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम चीज़ों पर जोर देते हैं तब हम स्वयं का जो अर्थ है वो कर्ता के साथ लगा देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर ली भाई, और दूसरा मैंने खुद ज़िंदगी बर्बाद की है मेरी, तो दूसरी बात पर मैं जोर दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आई एम द रेस्पॉन्सिबल फॉर माई डीड्स, मैं अपने वर्क के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो करना सिर्फ इतना सा है कि अगर एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानना है
तो मैं इसी सेंटेंस को लिख रहा हूँ ताकि आप इसको इंटरप्रेट कर सके, इसकी व्याख्या कर सके, किसी को समझा भी सके, मेरे एब्सेंस में भी आप किसी मित्र को बताना चाहें। इतना लिखना है, आई माई सेल्फ स्पॉइल्ड माई लाइफ। क्या फ़र्क रहा? बहुत इजी है। जो माई सेल्फ लास्ट में था वो माई सेल्फ अब कहाँ आ चुका है? सब्जेक्ट के साथ में। इट मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू गेट योर पेपर, और पेपर में अगर अंडरलाइन यहाँ हो, अच्छे से समझ लेना, ये प्रश्न आ सकता है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में माई सेल्फ लिखा हुआ हो, हिमसेल्फ लिखा हुआ हो, हर सेल्फ लिखा हुआ हो, अंडरलाइन वहाँ हो, तो ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच स्ट्रेस्ड, एक ऐसा प्रोनाउन जो जोर दे करके बात करता। और वही अगर माई सेल्फ हिमसेल्फ सेंटेंस में अंत में आ रखा हो तो वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ अपन इन चारों प्रोनाउन को क्लियर किया है, इन प्रोनाउन अच्छे से देखना है। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड, हम अगले प्रोनाउन की बात करेंगे इसी के साथ। हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि उन 4 प्रोनाउन को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास में और कुछ प्रोनाउन है, उसे भी हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेट? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू एग्जिबिट, और अगर हम देखें टू पॉइंट आउट, और हम देखें तो इन हिंदी हम ये देखेंगे चीज़ों को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर देना, किसी चीज़ को इशारे से समझा देना, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देना, ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जब हम देखेंगे तो मुख्यतः हम 4 प्रोनाउन की पहले बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं दिस, उसके बाद हम बात करते हैं दैट की, फिर हम बात करते हैं दिस, उसके बाद हम बात करते हैं दोज की, दिस एंड दोज। इस प्रकार से हमारे सामने पहले ये 4 प्रोनाउन निकल करके आ रहे हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा, चीज़ों को पॉइंट आउट इंडिकेट करने का काम किया जा सकता है। दिस और दैट की अगर मैं बात करूं तो दे बोथ आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? सिंगुलर। ये दोनों के दोनों किसी एक वचन संज्ञा के लिए काम में आते हैं, नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ माइन, ये मेरी है। दैट इज़ अ गुड बुक, वो किताब अच्छी है। तो मैंने दैट का यूज़ किया, दैट इज़ नॉट यूजफुल, वो काम का नहीं है। अब क्या काम का नहीं है? हमने उसका नाम नहीं लिया, उसकी जगह एक वर्ड काम में लिया, प्रोनाउन काम में लिया। वो प्रोनाउन क्या कहलाया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस और दैट का यूज़ हमने किया है सिंगुलर के लिए, तो दिस और दोज का यूज़ कहाँ करेंगे? हम इनका यूज़ करेंगे प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए। अब यूजेज इनके अलग अलग इस प्रकार हुए, इनके यूजेज इस प्रकार अलग हुए हैं कि दिस और दीज का जो यूज़ होगा वो होगा नियरर के लिए, यानी कि वो चीज़ जो नज़दीक है, अच्छे से समझ जाइएगा, जो नज़दीक है उसके लिए नियरर लिखा मैंने। और दैट का यूज़ कहाँ होगा? फारर के लिए, ये ध्यान रखना है। इट मीन्स जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम दैट और दोज का यूज़ करेंगे। अब इसको समझ लीजिए, सपोज आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, मुझे बात नहीं करनी इसके बारे में, इसका नाम नहीं लेना, तो क्या बोलूँगा? हाँ, दिस इज़ फाइन, ये अच्छा है, दिस इज़ फाइन। मैं मार्कर नहीं बोल रहा हूँ, दिस बोल रहा हूँ इसकी जगह पर, क्योंकि ये मेरे नज़दीक है। अब यही मार्कर मुझसे दूर पड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, दैट इज़ फाइन, वो अच्छा है। एक वचन है, दूर है तो दैट, नज़दीक है तो दिस। उसी प्रकार से मेरे पास एक की बजाय 2 मार्कर हैं तो दीज आर फाइन, दीज आर नाइस, दीज आर नाइस टू राइट, लिखने में अच्छे हैं। तो मैंने मार्कर्स नहीं बोला, मैं दीज काम में ले रहा हूँ, मेरे नज़दीक है, और इन दोनों को मैं फेंक देता हूँ दूर पड़े वहाँ पर, तो क्या बोलूँगा? दोज आर मार्कर्स। तो जो चीज़ हमसे दूर है, बहुवचन में है, उसके लिए दोज लिखेंगे, और जो चीज़ हमसे नज़दीक है और बहुवचन में, उसके लिए दीज लिखेंगे। जो चीज़ नज़दीक है एक वचन में है तो दिस, और दूर है तो दैट। यही यूज़ हमें इसके लिए करना होता है। यह है दिस, दैट, दीज और दोज। ये पर्टिकुलरली हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन याद रहे ये आने अकेले चाहिए, इस बात पर आप बार बार जोर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज़ यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रख लेना, वो मैंने लिखा दिस बुक इज यूजफुल, देन पे अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी नोटिस दिस अकेला आया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ दिस के साथ में एक नाउन लगा हुआ है बुक। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये बात ध्यान, जितने भी प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूँ वो सब
किसी संज्ञा के अटैच होकर के नहीं आने चाहिए। दे विल कम इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से आएंगे तो वो प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये चीज़ हमारे सामने क्लियर होगी। काफ़ी क्यूरीज आती है, सर दैट को आपने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, ये यहाँ क्यों नहीं है? अरे भाई क्यों नहीं है, पहले देख इसको एक बार अच्छे से देखो, ये क्यों नहीं है? ये दिस अकेला आया, दैट अकेला आएगा, दिस अकेला आएगा तो प्रोनाउन होगा, और किसी के साथ में आएगा तो ये प्रोनाउन नहीं है। और ये क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो अगले टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ जल्दी। तो ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है, तो हमें बात करनी है इसकी। 5वां नंबर का कौन सा होता है हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? वो है हमारे पास में जो 5वें नंबर का प्रोनाउन है उसको हम बोलेंगे सच। सच का यूज करते हैं ऐसा। किस प्रकार से यूज करते हैं? यह हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल है ये छोटा सा सच का, ठीक है ना? इसको आप देखिए, सच इज द राइट वे टू फॉलो। इस प्रकार का जो रास्ता होता है उसे चूज करना हमारे लिए अच्छा है। क्या यूज में आया? सच। अकेला यूज में आया है, कोई नाउन साथ नहीं लगा हुआ है, सीधी साथ में लिंकिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। लेकिन सच के साथ लिखा हुआ है सच बॉयज आर रियरली फिट फॉर दिस वर्क। सच के साथ अगर बॉयज लिखा हुआ है तो फिर वो सच यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होगा। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है सच बॉयज आर रियली ऑनेस्ट, ये लड़के बहुत ऑनेस्ट। अब यहाँ पर सच प्रोनाउन नहीं है क्योंकि साथ में लग गया है एन। मैं बार बार बता रहा हूँ और अभी तक अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि सच यहाँ प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। सच है बॉय, प्रोनाउन नहीं है, सच के साथ में बॉय लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे आगे क्लियर करना है। इसको नोट डाउन करते रहें, आपके सामने वीडियो है, वैसे आप अच्छे से आगे फॉरवर्ड और पीछे प्रीवियस में जाके देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूटिवली जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि किसी चीज़ को जब हम बात करते हैं तो उनको हम समग्र रूप से बात ना करके उनके बारे में अलग अलग बात करें। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? ईच, आइदर एंड नाइदर। हिंदी में अगर हम देखें तो इनका मतलब होता है ईच का मतलब प्रत्येक, जब प्रत्येक की बात करते हैं। आइदर का मतलब दो में से एक, और नाइदर का मतलब दो में से दोनों नहीं, यानी कि ज़ीरो, यानी कि दो में से एक। और यहाँ पर किसकी बात करी है? 1 to 1, एक 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 एक, प्रत्येक की, सभी में से एक एक की बात। इतने इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ तरीके से, अब इसको समझ लेना। जब प्रत्येक की बात होगी तो ईच, अकेले की होगी तो आइदर, और दो में से दो हैं, दोनों नहीं है, ज़ीरो है तो नाइदर। अब इनका यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मेट याद रखना। यूज़ अकेले होने चाहिए, किसी के साथ में नहीं होंगे, या फिर उनको डिवाइड करके यूज़ किया जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो आप देखना। यहाँ लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट अगर लिखा हुआ है तो ये निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ईच के बाद में कोई नाउन नहीं है, एक प्रीपोजिशन है, ऑफ लगा हुआ है। तो ये क्या है? आप कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर ईच स्टूडेंट, तो सॉरी टू से मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके साथ में क्या आ गया? नाउन आ गया। और इसके बाद में क्या है? ये नाउन नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन पास में आया मतलब उसने उसको अलग कर दिया उस चीज़ से। अब ये प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारी चीज़ इनके साथ भी वर्क करेगी। आप 1 to 1 यूज में लेकर देखें। आइदर ऑफ द बुक प्रोनाउन है, आइदर बुक एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। नाइदर ऑफ द बुक प्रोनाउन है, नाइदर बुक एडजेक्टिव है। यानी ऑफ लगेगा तो प्रोनाउन, ऑफ के नहीं लगेगा सीधा संज्ञा आएगी तो एडजेक्टिव। इतना आपको ध्यान रखना है।
ना उसके बाद हम आगे चल रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्हेन द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन फ्रॉम बोथ साइडेड, दोनों तरफ से वर्क हो रहा है, इधर से भी इधर से भी। तो उसके लिए दो ही हैं, या तो ईच अदर या वन अदर। वन अदर को कभी कभी वन अनदर भी लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको ड्यूली चेक कर लिया गया है। इस चीज़ को हम कई बार वन अनदर लिखते हैं, कभी वन अदर लिखते हैं, बात एक ही है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ईच अदर का यूज़ कब होता है, जब बात किसकी हो, दो की हो, ये ध्यान रखना, ईच अदर। और वन अदर का मतलब क्या है, जब बात दो से ज़्यादा की हो। इस बात को आप क्लियर रखना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, रोहन एंड सीता हेल्प, दूसरा लिखा मैंने, इंडियंस हेल्प। अब ये दो आपके सामने फिलअप्स मैंने दिए हैं, इसको फिल करेंगे। रोहन और सीता हेल्प करते हैं, दो बंदे हैं, एक दूसरे की बात हो रही है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको फिल करना है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ईच अदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं सभी इंडियंस की, दो से ज़्यादा हो गए तो क्या लिखेंगे, वन अदर या वन अनदर, वन अदर या वन अनदर, ये ध्यान रखना है। अब हम नंबर 8 पर आते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, ये क्लियर हो चुका है, नहीं हो तो वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन के रूप में। इनडेफिनाइट का मतलब होता है वो चीज़ जो डेफिनाइट नहीं है, यानी कि जो चीज़ पूरी तरह से निश्चित ना हो। कभी कभी हमें कुछ संज्ञाएं जिसके बारे में हमें नाम नहीं पता होता है, पहचान नहीं पता, फिर भी बात तो करनी है उसके बारे में, तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आपने नोट डाउन कर लिया होगा निश्चित रूप से। इंडेफिनेट प्रोनाउन में वो सारे प्रोनाउन आते हैं जो किसी अज्ञात संज्ञा के लिए काम में आते हैं, जैसे कि वन, ऑल, सम, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये यूज में आते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा है ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं। ये कौन ऑल है, कोई हैं जिनकी पहचान है, बट आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दूसरा मैंने लिखा somebody, somebody picked my pocket, किसी ने मेरा पर्स मार लिया यार, मैं तो नहीं जानता हूँ किसने मार लिया, कोई मिला रास्ते में मार लिया होगा किसी ने, लेकिन देयर वॉज समवन, कोई था जिसने मेरा पर्स चुराया, तो मैंने उसके लिए क्या काम में लिया, मैंने somebody लिखा, मैंने all लिखा। तो these words which comes for an unknown person, एक अननोन पर्सन के लिए यूज़ में आता है एक शब्द जो उसकी आइडेंटिटी को बता नहीं पाता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में हमसे बात करता है। somebody, anybody can do, 2 and 2 कितने होते हैं, तो आपने कहा यार कि सर क्या मजाक कर रहे हो, 2 and 2 makes 4, anybody can do, any Tom, Dick and Harry can answer this question, कोई भी एरा गैरा इसका आंसर दे देगा। तो यस, एनीबडी आपने बोला तो उसके लिए क्या आएगा आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया अपना अच्छे से, एक एक बार सब क्लियर हो रहे हैं। आपके पास जो भी गाइड है, जो भी बुक है, मैं एक बार बता दूं आपको, आप किसी पर्टिकुलर गाइड की तरफ जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली आपके पास जो भी बुक है, जो भी गाइड है, उस गाइड को मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे से उसमें से एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। जहाँ दिक्कत है यू कैन कंसल्ट विद मी, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बेसिकली मैं आपको स्टार्टअप अच्छे से दे रहा हूँ इसके अंदर। अब हम आगे चल रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पुटअप करना। ऐसे सेंटेंसेस मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इन अ वेरी इजी लैंग्वेज आई एम गोइंग टू टीच यू। आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो so that you may understand, but I know very well most of the students belong to Hindi medium schools, and in Hindi medium schools it is really very rare to teach in this type of direct method,
डायरेक्ट मेथड में नहीं पढ़ाया जाता। वी यूज़ बाइलिंगुअल मेथड, हमें बाइलिंगुअल मेथड यूज़ में लेना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने भी हिंदी में समझ के पढ़ा है भाई, हम भी हिंदी पढ़कर ही सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हिंदी पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकें। इजीली कई लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप भी हो जाएंगे। तो चीज़ों को इंटरप्रेट करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, उसकी व्याख्या करना आवश्यक है। समझ में आना और उसके बाद में उस चीज़ को अपने अंदर उतारना, ये दो प्रोसेस अपने को करने होते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे प्रोनाउन, हु कौन, हुम किसको, व्हाट क्या है, कौन है, विच किसका जिसका, हुएवर जो कुछ भी, व्हाटएवर जो कुछ भी। इन शब्दों का आंसर मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये प्रोनाउन इसलिए हैं क्योंकि इनका जो आंसर होगा ना वो कोई ना कोई नाउन ही होगा। इसके उत्तर में जो भी आएगा वो नाउन आएगा। और अगर ऐसा WH वर्ड जिसके आंसर में केवल एक नाउन आता हो या प्रोनाउन आता है, वो सारे के सारे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल पूछो हु आर यू, तुम कौन हो भाई, तो तुमने बोला आई एम रमेश, मेरा नाम रमेश है। आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए स्टूडेंट, यानी शॉपकीपर स्टूडेंट रमेश है तो नाउन ही ना। जिसका उत्तर नाउन आ गया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, सीधी सी बात है। यानी कि आंसर इनका है। तो मैं ये बात करता हूँ इन सब की। हु आर यू आंसर है। विच बुक यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, इंग्लिश, नाउन है इंग्लिश भी। उसी तरह से whom did you give, ₹10,000, आपने 10,000 रुपये किसको दिए भाई, तो आपने बोला मैंने हाकम को दिए, आई गेव 10,000 रुपीज़ टू हाकम। तो हाकम भी एक नाम है। व्हाट आर योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो आपने बोला माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। किसान एक संज्ञा है। तो ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हाँ, नीचे जो लिखे हुए हूएवर और व्हाटएवर, उसका यूज़ कब होता है, देखिए उसका यूज़ कब होता है एक बार में समझ जाइए क्लियरली, ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है। आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एक कहानी सुनाई आपको, आप लोगों ने क्या बोला, मैंने बोला व्हाट एवर यू लिसन, जो भी तुमने सुना। अब तुमने क्या सुना, यू नो वेरी वेल, तुम जानो। मैंने क्या किया, व्हाट एवर यू टोल्ड, जो तुमने कहा। जो तुमने कोई बात कही और जो बात कही वो भी एक नाउन ही है, एक आइडिया। मैंने बताया था शुरुआत में कि आइडिया भी नाउन ही होता है। तो आई डू, मैं करता हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो। तो आई डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो वॉट एवर यहाँ पर प्रोनाउन है, ये ध्यान रखना। आई डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो चाहते हो। और हुएवर, मैंने कहा कम टुमारो एट माई होम, देयर विल बी ए ह्यूज पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू, जल्दी तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आपने पूछा सर कौन कौन आ सकता है, मैंने कहा हुएवर वॉन्ट टू, जो भी चाहे वो आ सकता है। अब कौन आएगा, कोई इंसान ही तो आएगा, कोई संज्ञा ही तो होगी, वो कोई नाउन ही तो होगा कि उसकी पहचान ही तो होगी, तो हो गया ना वो नाउन, तो हो गया ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन था जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब एक प्रोनाउन और बचता है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, जो मैं आपको विदिन 2 मिनट्स में भी क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव स्टडीड अ लॉट टुडे, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अपन ने। और रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट जो बचता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो जारी करूँ अच्छे से, उसको आप वहाँ समझना, बिकॉज इट विल टेक टाइम, 15 to 10 मिनट्स लगेंगे उसको समझने में। तो सून यू विल गेट वन मोर वीडियो फ्रॉम माई साइड्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। एंड आज जो अपन ने पढ़ा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी वीडियोज़ को आप देख लेना, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, जहाँ भी देखें, जो भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, चीज़ों को सीरियसली पढ़ें और जो मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को भी सीरियसली देखें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा, और रहेगा तो मैं हूँ ना भाई यहाँ पर, मुझे बताओ तुम लोग, कमेंट में डालो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ हमारे मोबाइल नंबर भी, आप यू कैन कॉल मी ऑल्सो, आप कॉल कर सकते हैं। मिस्टर अमजद को कॉल लगेगा, वो मुझे कॉल फॉरवर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, डू योर जॉब परफेक्टली। थैंक यू।